सो हमने कल कहाँ खत्म किया था? हाँ, क्रिटिसिज्म। तो हमारा बचा था कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म तो हो गई थी 1946 में। ठीक है, और इसकी दो सीटिंग भी थी। हमने एक एक्सपर्ट कमेटी के बारे में पढ़ा था जिसका मैंने नोट्स भी आपको भेज दिया ग्रुप में। ठीक है, which consisted of Jawaharlal Nehru, Asaf Ali, then K.M. Munshi and Gopal Swami Iyengar. ठीक है, एंड के एम मुंशी एंड गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, गडगिल। ठीक है, तो ये इनके बारे में आप विकिपीडिया पे एक दो तीन लाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है। ओके, देन नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा क्रिएट तो हो गया था, एस्टैब्लिश हुआ 1946 में, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, which got enacted on 26 जनवरी 1950। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दो काम था। एक था लॉ मेकिंग, ठीक है, लेजिस्लेटिव के रूप में भी मिलता था, और एक था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। जब एज ए लेजिस्लेचर मिलता था तब इसके प्रेसिडेंट कौन होते थे ये आपको बताना है, और जब एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलता था तो राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट होते थे। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म क्या है? तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म, इट वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यस, एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, मैं इस पे ग्रुप में हम लोग इस पे बात करेंगे। यस, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो जब नहीं चलता था, लेट मी कम टू स्क्रीन। तो जब एज ए लॉ मेकिंग कंस्टिट्यूएंट असेंबली मीट करती थी तब सच्चिदानंद सिन्हा इनको प्रिसाइड करते थे। सो इट वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ऐसा कहा गया है। क्रिटिक्स ने कहा है कि इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो ऐसा इसने क्यों कहा? क्योंकि नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, बट एज पर द डिमांड ऑफ दैट टाइम, उस समय के अनुसार इट वाज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड बॉडी, बिकॉज इट इंक्लूडेड द पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, से वुमेन, ठीक है, एस सी एस टी, ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वो सब इसमें इंक्लूडेड थे, सारी वुमेन थी। ठीक है, और वहां पे उस समय के हिसाब से जो एडल्ट फ्रेंचाइजी थी उसको प्रैक्टिस किया, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सबको इंक्लूड किया गया था। तो ये आपको बैलेंस करना है आंसर को, और लिखना पहला पॉइंट क्या है, इट वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं। हाउएवर, ठीक है, ऐसी ऐसी बात है, इट वाज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ दैट टाइम। इट नॉट ए सोवरिन बॉडी, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सोवरिन बॉडी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली सोवरिन बॉडी भी नहीं थी, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे क्रिएट किया गया था। ठीक है, फर्दर दे सेड दैट असेंबली हैड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सब कहा जाता है, लेकिन इसके लिए हमने बहुत सारा विरोध किया था। पहले बहुत सारी मिशन आई थी, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, वेवल प्लान आया था, तो हमने सबको रिजेक्ट किया। हमने तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया जब तक हमारे अनुसार एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो कि पूरी तरह सोवरीन हो, जब तक वो फॉर्म ना कर दिया गया हो। तो वी कैन नॉट से इट वाज टोटली नॉट ए सोवरीन बॉडी। ठीक है, then it is time consuming. Some critics say that constituent assembly took unduly long time to make the constitution. They stated that the framers of the American Constitution took only 4 months. ठीक है, तो कहते ये है कि अमेरिकन ने सिर्फ 4 महीने लिए, लेकिन इंडियंस को इतना साल लगा। तो भैया आप ये भी देखो कि कितना अमेंडमेंट्स हुआ है। ठीक है, और वो कितने साल पुरानी देश, 1789 में फर्स्ट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, दिस फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। Then in the context of Naziruddin Ahmad, a member of Constituent Assembly, coined a new name for the drafting committee to show his contempt। वो अपना विरोध को जताने के लिए नजीरुद्दीन अहमद ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कहा ड्राफ्टिंग कमिटी।
Okay. Then fourth point is it is dominated by Congress. और ये किसने दिया? ग्रेनवाल ऑस्टिन ने, ठीक है। तो जी ऑस्टिन का बहुत मुख्य क्रिटिसिज्म रहा है जिसे हमें नोट भी करना चाहिए। तो ग्रेनवाल ऑस्टिन ने क्रिटिसिज्म क्या दिया? द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपको आ सकता है कि द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, ये स्टेटमेंट किसका है? या फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। तो ये सब जो पॉइंट है ये आप मेंस के आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप वहां पे जो बुक है आपको वहां पे अलग से नोट्स नोट कर लो, या कोई नोटबुक है तो वहां पे नोट कर लो कि जी ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट है। और जो स्टेटमेंट किस किस पर्सनैलिटी का है वो आपको याद रखना है। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ लिखोगे तो जब आपको क्रिटिसिज्म करना है तो ध्यान रखना आप अपने मन से क्रिटिसाइज मत कर देना कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन को सर्व करने जा रहे हो। तो आप वहां पे क्रिटिसिज्म किसी का नाम लेके करोगे, जैसे जी ऑस्टिन है तो आप जी ऑस्टिन का नाम लोगे, ग्रेनवाल ऑस्टिन का। उन्होंने कहा था इट वाज ए डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी, और अगर स्टेटमेंट लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, ठीक है। तो उनका कहना है कि कांग्रेस तो सिर्फ एक पार्टी था, बट कांग्रेस वाज नॉट ए वन पार्टी, इट वाज ए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इंक्लूडेड इन इटसेल्फ ऑल द स्पीसीज, ठीक है, ऑल द कम्युनिटीज, ठीक है। एक प्लूरल प्लूरल ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये सब वर्ड यूज किया करो, प्लूरल, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव। देन आप इसका नाम लिख सकते हो नजीरुद्दीन अहमद, ठीक है, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही कॉइंड ए न्यू नेम फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी टू शो हिज कंटेम्प्ट। अपना कंटेम्प्ट को दिखाने के लिए उन्होंने एक नया नाम बनाया, वो क्या था? ड्रिफ्टिंग कमिटी। ड्रिफ्टिंग मतलब जो अपने मुद्दे से भटक जाए, ठीक है, ड्रिफ्ट कर जाए, ठीक है। तो ये आप अच्छा क्रिटिसिज्म है जो आप दे सकते हो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आप आंसर लिख रहे हो तो। या फिर प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नजरुद्दीन, ये जो स्टेटमेंट है ड्रिफ्टिंग कमिटी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को किसने कहा था? या फिर ड्राफ्टिंग कमिटी को ड्रिफ्टिंग कमिटी किसने कहा था? इट वाज नजीरुद्दीन अहमद। तो ये याद करने वाला पॉइंट है, ये सबको लिखना चाहिए नोट्स में, ठीक है। ये हो गया डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, तो ग्रेनवाल ऑस्टिन ने इस पे कहा था। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, और इस बात को तो मैं भी मानता हूं, ठीक है। तो उस समय क्या था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग थे दे वर मोस्टली लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन, और इसीलिए आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी मच टफ, ठीक है। और ये एक रीजन बनता है हमारा बल्कीनेस और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के लिए। तो लॉयर पॉलिटिशियन और जो हाँ जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है उसका, और बल्कि है भी हमारा बहुत ज्यादा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है जो कि दिया गया है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर एंड पॉलिटिशियंस। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? देन लास्ट है इट इज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। अगर मैं बीच में ज्यादा चैट आ रहा हूं और मैं कुछ जवाब न दे रहा हूं तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है, फिर ऑफ कर लेना तुरंत ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। देन डोमिनेटेड बाय हिंदूज, तो ये एक तो बहुत नॉन यूजलेस रिमार्क है जो कि विंस्टन चर्चिल ने दिया था। सम क्रिटिक्स हियर इट इज सेड दैट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी, ठीक है। लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन, ठीक है, ये यहाँ पे नाम दिया है लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन कॉल्ड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज बॉडी ऑफ हिंदूज, मींस नॉन लेस रिप्रेजेंट। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल, हाँ, तो देखो विंस्टन चर्चिल ने भी कमेंट किया था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली इज व्हाट ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड व्हाट ओनली वन मेजर कम्युनिटी। ये ज्यादा अच्छा लाइन है, आप ये कोट कर सकते हो। विंस्टन चर्चिल कमेंटेड व्हाट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये था हमारा क्रिटिसिज्म, जो 6 क्रिटिसिज्म है जिसको आप याद रखना। नॉर्मली ये मतलब मुंह पे रहना चाहिए। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन है, इट इज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन मेजर कम्युनिटी। देन इट इज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ग्रैनवाल ऑस्टिन, ठीक है, ये नाम बहुत बार मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसने कहा द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। कांग्रेस वाज इंडिया, इंडिया वाज कांग्रेस।
assembly was Congress and Congress was India. It is like this. Okay. So नजीर अहमद ने कहा इट इज ड्राफ्टिंग कमिटी जो था वो क्या बन गया, ड्रिफ्टिंग कमिटी. ठीक है, नॉट ए सोवरेन बॉडी, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था और सोवरेन बॉडी भी नहीं था. ठीक है, और ये सब करने के बाद नीचे में आप बैलेंस कर दोगे थोड़ा सा कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था कि इट वाज रिप्रेजेंटेटेड. ठीक है, अपना हिसाब से. देन इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, हालांकि टाइम कंज्यूमिंग था बट वी टुक बेस्ट फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस. ठीक है, इट इज सेड दैट ए वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक. ठीक है, सॉरी, वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक बट ए वाइजर पर्सन लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक. तो हमने दूसरों की गलतियों से सीखा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे. तो ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग ये सब. ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिसिज्म था. तो अभी तक में कोई डाउट? ओके, सब समझ में आ रहा है, याद हो रहा है? ओके, ठीक है, लेट मी कम बैक. ठीक है, सो व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है. ये कि एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, ये सब एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मुझे ये पहले पता नहीं था. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या होता है. ये यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, अब क्या पता पूछ भी सकता है, बट जनरली यूपी पीसीएस या कोई भी अदर एग्जाम इवन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, तो वहां पे पूछ सकता है एलिफेंट, तो व्हाट वाज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एलिफेंट. देन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इट वाज सर बी.एन. रॉय. बी.एन. रॉ. ठीक है, बी.एन. रॉ वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी कौन थे? एच.वी.आर. अयंगर. 1 मिनट. तो एच.वी.आर. अयंगर वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. नेक्स्ट इज एस.एन. मुखर्जी was chief draftsman of constitution in constituent assembly. तो constituent assembly में ड्राफ्ट कमिटी भी थी. ठीक है, फिर थे एक चीफ ड्राफ्ट्समैन. तो हु वाज, कौन थे वो? एस.एन. मुखर्जी. देन प्रेम बहारी नारायण रायजादा. ही वाज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इनकी राइटिंग थी. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाय हिम इन इटैलिक स्टाइल. ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये सब नॉलेज हमें रहना चाहिए. प्रेम बिहारी नारायण राय जादा. ठीक है, तो ये साहेबजादे ने कैलीग्राफी अपनी दी थी. ये कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, जिसने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से लिखा था. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन. ठीक है, इन इटैलिक स्टाइल. देन ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड by artists from शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस. नंदलाल बोस और सुभाष चंद्र बोस में क्या रिलेशन था? ठीक है, सो इट वाज इल्यूमिनेटेड बाय, हाँ, सो ओरिजिनल वर्जन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया गया था भाई शांति निकेतन आर्टिस्ट आए थे. उसमें कौन थे? एक नंदलाल बोस थे. ठीक है, देन ब्योहर राम मनोहर सिन्हा. ब्योहर राम मनोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड, ब्यूटीफाइड, ऑर्नामेंटेड, उन्हें सुसज्जित किया प्रियम्बल को. प्रियम्बल को जो आप सजा धजा देखते हो ना साइड में,
ऐसे फूल वूल कुछ बना होता है। तो ये किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, उन्होंने ब्यूटिफाइड ऑर्नामेंट के ओरिजिनल प्रियम्बल को, और प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है इट वाज कैलीग्राफ बाय हु? तो कैलीग्राफर कौन था? प्रेम बिहारी नरेन रायजादा। ठीक है। Then calligraphy of Hindi version of original constitution was done by Vasant Krishan Vaidya and elegantly decorated, illuminated by Nandlal Bose. तो अब आता है हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो originally the Constitution of India did not make any provision with respect to authoritative text of constitution in Hindi language. तो पहले कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था अबाउट द हिंदी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई थी कि हिंदी में रहना चाहिए, इंग्लिश में रहना चाहिए। जनरली जैसा था तभी इंग्लिश में ही सब कुछ चल रहा था। बट बाय 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 a provision in this regard was made by 58th constitutional amendment act 1987। ठीक है, 87। तो यहाँ पे हिंदी भाषा से रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट जो है 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1987 में पास किया, एक न्यू आर्टिकल को इंसर्ट किया, दैट इज आर्टिकल 394 ए। 394 ए इन द लास्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पार्ट 22। ठीक है, पार्ट 22 डील्स विथ, इट इज अबाउट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने कहा, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज ऑथोरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। तो प्रेसिडेंट के अंदर में पब्लिश किया जाएगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन हिंदी लैंग्वेज में। देन द मॉडिफिकेशन व्हिच आर नेसेसरी टू ब्रिंग, वन मिनट, हाँ हाँ। तो प्रेसिडेंट शैल कॉज, इट इज किसके ऑथोरिटी में हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होना कॉन्स्टिट्यूशन का? इट इज अंडर द ऑथोरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी ट्रांसलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी लैंग्वेज में, तो जो भी मॉडिफिकेशन है, इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग इन कंफर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल टर्मिनोलॉजी adopted in authoritative text of the central act in Hindi can be made in it। all the amendments, ये सब उतना important नहीं है तो इसलिए मैं उतना इसको explain नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना। all the amendments of the constitution made before such publication should be incorporated in it। the translation in Hindi of every amendment of the constitution made in English। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कीवर्ड है वो तो अलग नहीं हो रहा है, टर्मिनोलॉजी, लैंग्वेज स्टाइल, ये सब पे ध्यान रखना है, और सब प्रेसिडेंट इसको हेड करेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। देन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो ठीक है ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस मूव टू थर्ड चैप्टर, दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर्स, क्या विशेषताएं थी? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, मैं वही किया हूँ। टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट स्किप करना है मेंस में। नहीं, टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट स्किप नहीं करना है। क्यों करना? वहां पे आपको अगर वर्ड्स रहेगा तो आप लिख देना, अगर वहां पे आपको क्रिटिसिज्म करना है तो आप वहां पे लिख सकते हो। सत्यम, कहाँ सत्यम? हाँ है, ओके। ठीक है, तो ये जो अभी लास्ट जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था ना हिंदी लैंग्वेज वाला, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। सो सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या विशेषताएं थी? ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स, क्या था?
तो सबसे पहले आपको पता ही होगा इट वाज ए बल्क, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हमने बहुत कुछ ले लिया। देन व्हाट, बल्कि तो थी, इट वाज ए बोरोड, ठीक है, बोरोड फीचर्स थे। और क्या फीचर्स था, सैलिएंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी, ये सब तो क्रिटिसिज्म हो गया, वैसे अच्छी अच्छी फीचर्स भी थी। चलिए देखते हैं क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान बहुत यूनिक है अपने कंटेंट में और अपने स्पिरिट में, ठीक है। हालांकि इसने बोरो किया है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से, लेकिन उसने अपने इंडियन कंटेक्स्ट के अनुसार हमने सभी चीजों को मॉडिफाई किया है, ठीक है। हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया है रसिया से या फिर जापान से, बट वी हैव चेंज इट, ठीक है। हमने ट्रू कॉपी कैट कॉपी वाला काम नहीं किया, हमने इंडियन सिचुएशन के अनुसार उसे मॉडिफाई किया है कि इंडियन सिचुएशन में वो कैसे फिक्स हो सकता है। तो वो एक अलग इनोवेशन है, एक टीचर भी वही करता है, वो हजार सोर्सेस को हजार सोर्सेस चीजों को ढूंढ के एक जगह पे ले आता है, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने भी यही किया। तो बहुत सारा फीचर्स है जो कि डिस्टिंगाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री से। It should be noted at the outset that a number of original features of Constitution, as adopted in 1949, has undergone a substantial change. ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चेंज हुआ है। इससे क्या समझ में आता है कि वी आर ओपन टू चेंज, वी आर ओपन टू चेंज, ठीक है। अगर बहुत सारा अमेंडमेंट हो रहा है तो ये गुड थिंग है, क्योंकि हम लोग चेंज चेंज के लिए वी वेलकम चेंज, ठीक है। वी आर रेडी टू डू इनोवेशंस, ठीक है। अगर चेंज आता है तभी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो सब्सटेंशियल चेंजेस आ चुके हैं, पार्टिकुलरली सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 40, ये सब लिख लेना आप नोट्स में। सेवेंथ, देन 42nd, देन 44th, देन 73rd, 74th, 97th और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 73rd 74th में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी आई थी, 101st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, जीएसटी आई थी। आई एम नॉट श्योर द वन थर्ड था या वन फर्स्ट, या फिर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है। देन इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आई थी उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि मेजर पार्ट बहुत सारी चेंजेस को लाया गया था। जो इमरजेंसी के वक्त का टाइम था तो उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। तो उस समय के जो अमेंडमेंट एक्ट था उसे हम कभी कभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हिच एक्ट इज नोन एज, व्हाट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पे लिख देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और द ड्राफ्टिंग कमिटी व्हिच मेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, ठीक है। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन because there was many important and number of changes made to it. Then there was, तो however in केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में आया था, 1976 से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है। अब ये बताओ कि ये 42nd अमेंडमेंट में इतना चेंज क्यों लाया गया था पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि 1973 में एक केस हुआ था, ये बिगेस्ट बेंच है अभी तक का, केशवानंद भारती केस। तो यहाँ पे केस चला था कि कैन वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन वी अमेंड फंडामेंटल राइट। तो केशवानंद भारती केस में जजमेंट था कि यस यू कैन चेंज बट यू कैन नॉट चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर यानी आप आज मेजोरिटी में हो और आपका मन हुआ कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको हम मोनार्किकल सिस्टम में कर देते हैं, क्यों ना हम इस मिनिस्टर को राजा बना दे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यू आर अल्टरिंग द सिस्टम, ठीक है। जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये एक बेसिक थिंग है, ये होना चाहिए, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, ये चेंज नहीं कर सकते आप अमेंडमेंट से, ठीक है। आप अमेंडमेंट करके कुछ जुडिशियरी को खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी का लाइफ नहीं ले सकते हो, राइट टू लाइफ।
तो केशवानंद भारती किसने कहा, आपने आप अमेंड तो कर सकते हो बिकॉज चेंजेस इज रिक्वायर्ड बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। तब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत सारे चेंजेस लाए गए, जिस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं। तो हाँ, केशवानंद भारती केस में कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर क्या होता है, अमेंडमेंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन अंडर आर्टिकल 368 बट यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बल्कि है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स। एक हो गया रिटन, 2 टाइप्स सॉरी, एक हो गया रिटन, दूसरा हो गया अनरिटन। तो रिटन कैसा हो गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, वहां पे रिटन है, वहां पे प्रीएम्बल भी है। और अनरिटन हो गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। ब्रिटिश का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दैट इज गोइंग थ्रू एक्ट्स। जैसे हमारे पास भी एक्ट था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना, कभी नहीं बना। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट इज वेरी कम्प्रिहेंसिव, वेरी इलाबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। हर एक चीज के बारे में डिटेल से दी गई है कि यहाँ आपका ये फंडामेंटल राइट है और ये आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आप इस समय में इमरजेंसी को ऐसे ऐसे तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंट का रूल इस प्रकार से होगा, हमारे पास ये राइट है। तो इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इलाबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। और डिटेल होगा क्यों ना, इतना बार अमेंडमेंट भी हो चुका है। देन 1949 कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट क्या, प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल। और आज कितना है, आज 470 आर्टिकल है, एक प्रीएम्बल भी है और 25 पार्ट्स है। पहले 22 पार्ट था, 25 पार्ट है, देन 12 शेड्यूल है। तो कोशिश करना ये याद रखने का। 470 आर्टिकल बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बार बार लेक्चर देखोगे याद हो जाएगा। 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, देन 12 शेड्यूल्स। The various amendments carried out since 1951 deleted 20 articles. ठीक है, these are not required. Added what, 95 articles, 4 parts, 4 schedules, 4 शेड्यूल। हाँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 था, ऐड 4 हमने किया, तो अभी कितने, 12 शेड्यूल। 22 पार्ट्स था, तो हमने 3 पार्ट ऐड कर दिए, आज कितने हैं, 25 पार्ट। ठीक है, शेड्यूल और पार्ट्स याद रख सकते हो। तो दुनिया में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जिसका इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे शेड्यूल्स हैं। 495 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 25 पार्ट्स। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हाई वी आर सो बल्की, व्हाई वी हैव सो बल्की कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी हैव elephantine size of our constitution? What are the 4 factors? There are 4 factors. सबसे पहला ऑब्वियस सी बात है, ज्योग्राफी। ठीक है, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता भारत का सम्राट। ठीक है, सागर का सम्राट है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा। तो बहुत ज्योग्राफिकल फैक्टर, यहाँ हो गया विंध्या, हो गया यहाँ आपका हिमालय, हो गया वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, रन ऑफ कच्छ, काठियावाड़ प्लेन, देन देयर आर अदर हिल्स। तो मेरा भारत चला गया। ठीक है, वो यहाँ पे हिमालय हो गया आपका, गंगा प्लेन हो गया, सेंट्रल हाईलैंड हो गया आपका, डिजर्ट हो गया, ट्रांस हिमालय, देन नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया आपका, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, देन गारो, खासी, जयंतिया। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत डाइवर्स है। ठीक है, देयर वास्टनेस ऑफ द कंट्री, इट्स डाइवर्सिटी। तो ये एक रीजन था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी कम्प्रिहेंसिव, हमें सबको लेके चलना है क्योंकि हमारा देश भी तो बड़ा है। ठीक है, सो ज्योग्राफिकल फैक्टर। सेकंड इज हिस्टोरिकल फैक्टर। देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 व्हिच इटसेल्फ वाज बल्की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हमने बहुत सारे प्रोविजन लिए हैं जो कि खुद एक बल्की थिंग था। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एकमात्र सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। ठीक है, ताकि हम यूनिटी को मेंटेन कर सके या फिर कोई सीडिंग वाली भावना ना आए, क्षेत्रवाद, अलगाव। ठीक है, डिविजिव पॉलिटिक्स ना हो जाए। हमने जम्मू कश्मीर के भी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया है। देन डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज, लीगल लुमिनरीज यानी वकील। ठीक है,
यानी लॉयर्स एंड लीगल लुमिनरीज, पॉलिटिशियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज्यादा थे, तो वो थोड़ा लीगल भाषा में बात करेंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, तो बल्कि होने का कारण तो ये था, ज्योग्राफिकल फैक्टर था, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, ये फिजिकल रीजन है, फिजिकल जो दिखता है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज, और दूसरा कारण ये था कि वहां पे आप जो हमारा गवर्नेंस का प्रिंसिपल क्या है, हम कैसे गवर्न होंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट। हमारे पास क्या फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सब फंडामेंटल राइट के बेसिस पे आप पॉलिसी बनाओगे। जो हमारे पास डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, तो इसके बेसिस पे आप पॉलिसी बनाओगे। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस तो दिया था, साथ में डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी दी गई थी, क्योंकि वी वेर ए यंग नेशन, हम तो अभी नया नया आजाद हो रहे थे, तो हमें एक गाइडेंस की जरूरत थी, तो हमारे फोर फादर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन को भी डाला। तो देर वॉज व्हाट टू थिंग, देर वॉज गवर्नेंस का प्रिंसिपल, देन देर वॉज प्रोविजन ऑफ व्हाट, देर वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन ऑल्सो, ओके, administrative provision also. So further, those matters which are in other modern democratic country have left to ordinary legislation or established political, मतलब बहुत सारे देश में इतना डिटेल्ड नहीं दिया गया, वो छोड़ दिया गया है कि आने वाली सरकार ऐसा करेंगी, ठीक है, लेकिन हमने प्रिकॉशंस लिया, हमने ज्यादा सही काम किया अपने देश के हिसाब से। देन फर्स्ट तो ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से, बहुत सारा फैक्टर्स है, देन ये सब हो गया। बल्कीनेस, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर था बल्कीनेस फीचर्स। दूसरा हो गया इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सों से हमने सोर्सेस से ड्रॉन किया है, लिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर countries as well as from the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935, we have taken many provisions from Government of India Act 1935. Dr. B.R. Ambedkar broadly acclaimed, गर्व से कहा उन्होंने, the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world, ठीक है। तो हमारे बल्कीनेस का कारण क्या है, सबसे पहले तो सॉरी, वी हैव ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो हमने बहुत सारे प्रोविजन बहुत जगह से लिया, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, और बहुत सारे कंट्री से लिया, यूके से लिया, यूएस से लिया, आयरलैंड से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है, जापान से लिया, रसिया से लिया, यूएसएसआर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, कब कहा इन्होंने, ऑन द ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस वाले पॉइंट पे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, proudly acclaimed that Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world, यानी हर एक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रैनसैक करके, मतलब लूट के, इसका वैसे मीनिंग तो लूटना होता है, टू सर्च थ्रूली, टू प्लंडर, ठीक है। तो हमने लूट के बहुत सारी जगह, मतलब सर्च थ्रूली ये ज्यादा हुआ, हमने हर जगह छानबीन करके, पूरी तरह छानबीन करके, रैनसैक मतलब होता है छानबीन करना, ठीक है। तो हमने पूरी तरह से छानबीन करके, ऐसे ही आपको एक्चुअली बुक भी पढ़ना है, मैं इसलिए किया ताकि आप भी समझो इसको। जब भी आप कोई बुक्स या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ध्यान रखना, एनी वर्ड्स यू गेट, यू ट्राई टू नो द मीनिंग, डायरेक्टली उसको रट मत लो, समझ में आएगा कि ठीक है, आपको लगेगा कि इसको स्किप कर दे, ऐसे ही याद कर ले, but try to know its meaning and try to use them, okay. So after ransacking all the known constitution of the world, next the structural part, जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। और जो फिलोसफी है, ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है हमारा, आर्टिकल्स हो गया, पार्ट्स हो गया, शेड्यूल हो गया, ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जो फिलोसफी वाले पार्ट है, जो फिलोसफी वाले पार्ट है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ध्यान रखना इस बात को। सो व्हाट आर द फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी क्या होता है, किसी का सिद्धांत, ठीक है। तो मेरा नाम सिद्धांत है, तो सिद्धांत का सिद्धांत, सो किसी का फिलोसफी क्या है,
तो फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी है. इट इज डिराइव्ड देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिया है, डीपीएसपी हमने आयरिश आयरलैंड से लिया है. और पॉलिटिकल पार्ट हमने कहां से लिया है? पॉलिटिकल पार्ट हमने लिया है ब्रिटेन से. ठीक है, जैसे क्या क्या लिया हमने? पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होना. ठीक है, द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. आप अमेरिका में देखोगे तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज कंप्लीटली सेपरेटेड. ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ये आर कंप्लीटली सेपरेटेड इन अमेरिका. बट इंडिया में क्या है, देयर इज सम व्हाट कॉपरेशन इज देयर. जुडिशरी तो सेपरेट है, बट जुडिशरी क्या करती है? स्क्रूटिनी करती है. ये दोनों जो लॉ बनाते हैं वो देखते हैं जुडिशरी क्या इन दोनों का लॉ बनाया हुआ जो चीज लॉ है, इज इट इन कॉन्सोनेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, जो केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया है. तो हम कहा थे, तो पॉलिटिकल पार्ट है हमने कहां से लिया है? हमने लिया है ब्रिटेन से. जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशन. तो अदर प्रोविजन क्या था? अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी. ठीक है, ये तो हमने बता ही दिया आपको. द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी हमने बता दिया. ठीक है, इसका इफेक्ट रहा है. द फेडरल स्कीम. ठीक है, द फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्ट. व्हाट? तो हमने क्या किया? स्ट्रक्चर हमने कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931. यहां से हमने स्ट्रक्चर लिया. स्ट्रक्चर क्या है? ये फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर, ये सब डिवीजन करना. फिलोसफी हमने लिया है कहां से? फिलोसफी हमने कहां से लिया है? फिलोसफी क्या है? फंडामेंटल फिलोसफी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये हमने लिया अमेरिका से, आयरलैंड से, डीपीएसपी. ठीक है, तो पब्लिक सर्विस, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वहां से भी उसका इन्फ्लुएंस था. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि बन गया. और हम ये जो बात कर रहे थे, ये बात हम कर रहे थे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. हमने बहुत सारे सोर्सेज से लिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे. देन थर्ड इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है. ठीक है, रिजिड है, इसमें जो लिखा हुआ है आप उसको तोड़ नहीं सकते हो. एक होता है फ्लेक्सिबल, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसको ऐसे मिटा सकते हो. ठीक है, फिर दोबारा लिख सकते हो. तो रिजिड कहाँ पे है? कहीं कहीं रिजिड तो होना पड़ेगा. आप ऐसा तो नहीं कर सकते आप इंडिया का आधा पार्ट किसी और देश को दे दो. ठीक है, तो इट इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. वेयर इट इज रिजिड. तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहां पे एक स्पेशल प्रोसीजर का दरकार होता है, जरूरी होता है, जहां पे स्पेशल प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे अमेंडमेंट के लिए, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है. और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहां पे आसानी से कोई भी पार्ट को अमेंड कर दिया जा सकता है, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में होता है. एक एग्जांपल देता हूं. जैसे अगर आपको स्टेट को, न्यू स्टेट को फॉर्म करना है, तो वहां पे आप इजिली एक स्टेट को तोड़ सकते हो, न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकते हो. वो इजी अमेंडमेंट है. तो ये हो गया फ्लेक्सिबल. और एक होता है रिजिड. जैसे आप फंडामेंटल राइट या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो. फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी से लॉ पास करना होगा. ठीक है, जैसे जीएसटी था, इट वाज अ रिजिड. जीएसटी को पास कराने के लिए दोनों लॉ स्पेशल मेजोरिटी, देन हर एक स्टेट, आधे स्टेट से पास कराना पड़ा. तो दैट वाज व्हाट? दैट वाज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो रिजिड भी नहीं है और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है. ये एक सिंथेसिस है, ये एक मिक्सचर है, ये एक सिंथेसिस है. ठीक है, तो आर्टिकल 368, अब कभी भी आज से आप याद रखना, जब भी अमेंडमेंट का बात हो तो किसके अंदर आता है? आर्टिकल 368 के अंदर आता है. और टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट. ठीक है, कोई डॉट्स? 13 डॉट. लेंथ लॉन्गेस्ट बाइकैमरल क्वासी जुडिशियल. वेरी गुड. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एडल्ट, फ्रेंचाइजी, नोट रिजिड, जीएसटी,
एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है सर? अच्छा, ठीक है सत्यम बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया कि आपको एक लॉ कर दिया गया। आपको एक, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं किसी शहर में, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करता है जो लोकल पुलिस होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करता है, या सांसद मेंटेन करता है एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नेंस इज मोर फिलोसफी, इट इज मोर कनेक्टेड टू फिलोसफी। ठीक है, लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर फंडामेंटल राइट। बेसिक फिलोसफी क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें आजादी है कंप्लेन करने का। अगर हम पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन करने गए, तो पुलिस का ये काम है कि वो हमारे कंप्लेन को सुने, ठीक है, लिखे। तो ये गवर्नेंस का पार्ट हो गया। या फिर पुलिस खुद हर घर घर जा रही है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी। ठीक है, कि पुलिस छोड़ दो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल हर किसी के जो हमें सर्विस देती है। जैसे हम वैक्सीन लगाने गए, वैक्सीन के लिए गए, और साथ में हमें जूस दिया गया, तो इट इज ए गवर्नेंस, एक सर्विस डिलीवरी है। ये अच्छा गवर्नेंस हम कहते हैं। EWS provision is rigid. How we can say that EWS provision is rigid क्योंकि यहाँ पे दो स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना था, और ये इजिली पास इसलिए हो गया क्योंकि रिजर्वेशन का बात था, किसी को अपना वोटिंग बैंक कम नहीं करना था, बस ये रिजिड है। आप रिजर्वेशन को अब हटा के दिखा दो, इट इज वेरी मच रिजिड। ठीक है, देन सत्यम योर लास्ट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको डॉट क्लियर हो रहा था, यस सर कर दो। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मोस्ट रिजिड बोल सकते हैं। नहीं, रिजिड ही मतलब ये हो गया, ये जब अमेंड करते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी कहा गया। हाँ, यस, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। जब सर्विस डिलीवरी की बात आई, आप ये गवर्नेंस में ये चैप्टर पढ़ाओ, जब हम पढ़ाएंगे तो गवर्नेंस में ये सब बातें कही गई है कि सर्विस डिलीवरी एक आता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख के बताऊंगा। तो जो सर्विस डिलीवरी है, तो दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस, आप कितना से सर्विस डिलीवरी करते हो। ठीक है, देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब रिजिड आप उसको दूसरे एंगल से सोच रहे हो। रिजिड मतलब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का किसी किसी प्रोविजन को हम आसानी से बदल नहीं सकते हैं, वहां पे स्पेशल प्रोसीजर चाहिए आप कुछ अमेंडमेंट के लिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, और कहीं कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन इजी है, तो इसलिए इट इज सिंथेसिस। ठीक है, सो लेट मी कम टू क्लास। ओके, सो आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो ये आपको याद रखना है, अमेंडमेंट कम्स अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो सम प्रोविजन कैन बी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस, जैसे एक लोकसभा हो गया, एक हो गया राज्यसभा। ठीक है, इसमें अराउंड 545 मेंबर्स है, इसमें अराउंड 245 मेंबर्स हैं। तो इसका 2/3, मान लो इसमें एक्स मेंबर है लोकसभा में, तो 2x/3 जो मेजोरिटी है उतना प्रेजेंट होना चाहिए। यानी एक्स की जगह आप कर दो 2/3 इंटू 545। ठीक है, तो जो भी आएगा, तो उसका जो है इतना मेंबर, 2/3 मेजोरिटी जो है, जितना भी मेंबर्स है हाउस में, लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है, उसके 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट होना चाहिए और वोट करना चाहिए। एंड ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। So some provision can be amended by special majority of parliament, that is 2/3 majority of members each house present in voting and a majority of total membership of house। तो जैसे मान लो 245 मेंबर्स हैं, तो इसका आधा हो गया 123। ठीक है, तो 123 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, इतना आपको रिक्वायरमेंट है। प्लस वोट जो उस प्रोविजन को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी आपको मिलना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा, इतना तो होना ही चाहिए। प्लस
जो प्रेजेंट होंगे हाउस में कम से कम 2/3 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए 368 में। कुछ प्रोविजन को अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, और जितना भी वोट आए उसका मेजोरिटी होना चाहिए हाउस का मेंबर का। नेक्स्ट, सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ टोटल स्टेट। तो कुछ केस में सिर्फ दोनों हाउस का स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, प्लस जैसे 28 स्टेट है तो इसका कम से कम 14 स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एट द सेम टाइम द सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। हाँ, लेकिन कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे है जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हो, जैसे सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसे आप सिंपल मेजोरिटी से बढ़ा सकते हो। ठीक है, बताइए। सो सिंपल मेजोरिटी, कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे जो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो सकते हैं। तो ये सब अमेंडमेंट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। तो जो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है जो भी अमेंडमेंट, तो दैट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। वो बाद में पढ़ेंगे क्या सब आर्टिकल है। आई एम सॉरी, मैं अभी गलत था। जो सैलरी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज पास बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, लिस्ट में जो भी हो आप मुझे बता देना मैं गलत हूं या सही। देन फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम होता है कि ऊपर सेंटर है, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सेंटर ने कुछ पावर नीचे दे दिया, ये पावर डिवोल्यूशन हो गया। बट वी आर ऑल्सो डिवाइडिंग इनटू ऑटोनोमस यूनिट। ठीक है, हमने स्टेट, अलग अलग स्टेट बनाए, सबको पावर दे दिया। ठीक है, देन स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने नीचे डिस्ट्रिक्ट, ग्राम, ग्राम पंचायत, इनको पावर दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेडरल सिस्टम। ठीक है, एक सेंटर है, उसने बहुत सारे स्टेट को पावर दिया, स्टेट ने पंचायती राज को पावर दे दिया। ठीक है, ये एक फेडरल सिस्टम हो गया हमारा, पावर इज डिवाइडेड। लेकिन यहाँ पे यूनिटरी बायस भी दिखता है। बायस मतलब बेईमानी। ठीक है, थोड़ा सा यूनिटरी भी दिखता है कुछ कुछ केस में, क्योंकि सेंटर जो हमारा ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, सेंटर क्या है, वो ज्यादा पावरफुल है। और ये चीज हमने कहां से लिया, सेंटर इज मोर पावरफुल, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम कनाडा। ठीक है, so the constitution of India establishes a federal system of government. It contains all the usual features of federation, that is two government। जो फेडरेशन में क्या क्या चाहिए, दो गवर्नमेंट चाहिए है। then there should be division of power, पावर को डिवाइड किया हुआ, देयर इज सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। देन देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि स्टेट का ये पार्ट है, पार्ट 5 में आता है सेंटर, पार्ट 6 में आता है स्टेट। ठीक है, तो इट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर। सो ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखाता है, इट इज ए फेडरलिज्म को दिखाता है। ठीक है, फीचर्स है फेडरलिज्म को, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज हिडन हियर। तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मींस कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। हम किसको मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। देन व्हाट, देयर इज, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। अगर रिजिड होगा तो पार्लियामेंट आसानी से उसे अमेंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है यानी इट इज मोर फेडरल, देन देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, इट कैन चेक एंड बैलेंस executive and legislative. Then there is what, bicameralism. Then there is bicameralism is what, there is Lok Sabha as well as Raj Sabha। Raj Sabha किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा गया, फीचर्स, फेडरल सिस्टम भी है, यूनिटरी बायस भी है। देन हाउएवर the Indian constitution also contain a large number of unitary or non-federal features।
बहुत सारा यूनिटरी फीचर्स भी और नॉन फेडरल फीचर्स भी है। तो यूनिटरी फीचर्स क्या हुआ, जैसे सेंटर स्ट्रांग है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूनिटरी फीचर्स है। ठीक है, तो यूनिटरी फीचर्स क्या है, स्ट्रांग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मैंने कहा जैसे रिजिड अगर है कोई तो फेडरलिज्म ज्यादा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर मिल रहा है। बट व्हेन इट इज मोर फ्लेक्सिबल मींस इट इज व्हाट, नॉन फेडरल स्ट्रक्चर, इट इज यूनिटरी फीचर्स। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, ठीक है, स्टेट का अलग जुडिशियरी नहीं है, दैट इज इंटीग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी क्या है, इट इज फीचर्स ऑफ व्हाट, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इज फीचर ऑफ यूनिटरी बट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, यहां से बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरेशन। स्क्रीन ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है सर। अच्छा सर ठीक है, स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं यही बता रहा था। तो जो फेडरेशन है, अ, अब स्क्रीन ठीक है, हेलो। नहीं सर, नहीं कर ही रहा। अच्छा, एक मिनट। सबको कर रहा है या बस आपको ही कर रहा है? सभी को कर Sir, रहा होगा। it's actually unstable. ओके, 1 मिनट, लेट मी, एक मिनट में एग्जिट करके दोबारा एंट्री लेता हूँ। अभी ठीक है? Yes, sir, now it's okay. ओके, सो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, आई विल अपग्रेड माय डिवाइस सून। ठीक है, हैव पेशेंस, थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस। सो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये हमने कर लिया। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यही मैं पूछ रहा था। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी शोज व्हाट, फेडरल सिस्टम। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या शो करता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी शो करता है नॉन फेडरल फीचर। फेडरल फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है, नॉन फेडरल फीचर। ठीक है, देन ऑल इंडिया सर्विस, आप जो आईएएस बनने जा रहे हो तो इट इज नॉन फेडरल फीचर। ठीक है, इट इज अगेंस्ट फेडरेशन, देन इमरजेंसी प्रोविजन एंड सो ऑन। Moreover, the term federation has nowhere been used in the constitution. ठीक है, तो फेडरेशन जो टर्म है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार WBCS में पूछा था और उन्होंने गलत आंसर दिया है वैसे। तो आर्टिकल 1 इज व्हाट, सबसे पहला आर्टिकल 1 सबसे इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इट इज नॉट फेडरेशन, फेडरेशन कहीं भी मेंशन नहीं है। और ये दिखाता है दो चीज, टू थिंग्स। वन, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या हुआ कि यू कैन नॉट सीड अवे, आप छोड़ के नहीं भाग सकते। कल आप ये नहीं कह सकता है कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार फॉर्म करेंगे। ठीक है, या फिर वो यूपी नहीं कह सकता है कि हम यूनाइटेड प्रोविंस अलग से कंट्री। ठीक है, या कोई बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं कह सकता है कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार फॉर्म करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, यू कैन नॉट सीड अवे। ठीक है, बिकॉज इट इज यूनियन ऑफ स्टेट। अब फेडरेशन होता क्या है, फेडरेशन इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, कि हमने एग्रीमेंट किया, कराया हो कि हमने आपसे एग्रीमेंट कराते हैं कि आप हमारा पार्ट बनेंगे। ठीक है, आपको ये ऑटोनॉमी दे रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है. It is not at the result of agreement. No state has right to secede from the federation. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इसलिए डिस्क्राइब क्या किया गया, फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट. तो फेडरल तो फॉर्म में है क्योंकि देयर इज सेंटर, देयर इज स्टेट, देयर इज सेंट्रल लिस्ट, देयर इज स्टेट लिस्ट, देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज फेडरल इन फॉर्म बट इट इज यूनिटरी इन स्पिरिट. अगर अब वो फिर से हुआ ना स्क्रीन में डिस्टर्बेंस, तो आप वो बुक खोल लेना. बुक में देखो ये कितना पेज दिया है, पेज नंबर 84. ठीक है, पेज नंबर 84 में यही मेंशन है. वैसे आई होप अब नहीं होगा ऐसा प्रॉब्लम. ठीक है, हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेरियसली डिस्क्राइब्ड इन फेडरल. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल डिस्क्राइब है लेकिन स्पिरिट में इट इज यूनिटरी. क्योंकि जब हम आजाद हो रहे थे उसमें बहुत सारा राइट्स चल रहा था, बहुत सारा टर्बुलेंस था, बहुत सारा टर्मोइल था. ठीक है, हर कोई, तभी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जो चाह रहे थे अलग होना. पाकिस्तान था. ठीक है, तो इसलिए इट इज यूनिटरी इन स्पिरिट. देन क्वासी फेडरल, काशी फेडरल. ठीक है, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, काशी फेडरल, यूनिटरी इन स्पिरिट. और काशी फेडरल किसने कहा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है. काशी फेडरल केसी वेयर, ये आपको याद कैसे रखना आसान है, केसी काशी. ठीक है, ठीक है, तो केसी से काशी, केसी वेयर. केसी वेयर ने क्या कहा है, काशी फेडरल. केसी वेयर ने कहा काशी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को. देन बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, मॉरिस जोन. ठीक है, मॉरिस जोन्स. मारता है, अगर आप इसका उधार नहीं चुकाओगे तो ये मारता पीटता भी है, मॉरिस जोन. ठीक है, सो बार्गेनिंग फेडरलिज्म, द टर्म हैज बीन गिवन बाय मॉरिस जोन. देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अगेन ग्रैनवाइल, ग्रैनविल ऑस्टिन, जी ऑस्टिन आपने पढ़ा होगा. प्लीज राइट दिस थिंग, ये सब आपको याद रखना है. ठीक है, केसी वेयर ने कहा काशी फेडरलिज्म, मॉरिस जोन ने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनवाल ऑस्टिन ने कहा. जब आप फेडरेशन के बारे में, जब फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लिखोगे अपने कॉपी आंसर में, ठीक है, तब ये सब आपको करना है. ग्रैनवाल ऑस्टिन, ठीक है, ग्रैनवाल ऑस्टिन ने क्या कहा, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग, सॉरी, ग्रैनवाल ऑस्टिन ने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. देन हियर कम्स आइवर जेनिंग. आइवर जेनिंग क्या कहते हैं, आइवर जेनिंग को अभी हमने जस्ट पढ़ा था. कांग्रेस वाज इंडिया, इंडिया वाज कांग्रेस. ठीक है, कांग्रेस असेंबली वाज कांग्रेस, कांग्रेस वाज इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे आइवर जेनिंग्स फिर से क्या कहते हैं, फिर से आ जाते हैं. इनको शायद भारत रत्न भी मिला हुआ है क्रिटिसिज्म के लिए. हम इतने डेमोक्रेटिक हैं, हम इतने एक्सेप्टेंस हैं, हम इतना लोगों को एक्सेप्ट करते हैं कि इनके क्रिटिसिज्म के लिए इसने हमें क्रिटिसाइज किया और हमने इसे भारत रत्न दिया है. ठीक है, तो फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, एक फेडरेशन तो है भारत बट देयर इज टेंडेंसी कि ये सेंट्रल भी हो जाता है. जैसे यूनिटी के रूप में इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, या फिर सेंटर को ज्यादा पावर है. ठीक है, तो देयर इज सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन. हमने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं लिया है. पता है क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, वो आप वैसे आगे चैप्टर में पढ़ोगे. स्टेबिलिटी, ठीक है, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इट विल गिव यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. यस, तो लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. ठीक है, बट अमेरिकन में क्या था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, देयर इज प्रेसिडेंट, तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है. अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बट देयर इज मोर स्टेबिलिटी. तो ये डिबेट आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमें स्टेबल होना चाहिए, हमें ज्यादा स्टेबिलिटी को प्रीफर करना चाहिए, वी शुड चूज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन कहा गया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट इनटू ऑटोक्रेसी. ठीक है, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बन सकता है. ठीक है, तो हमने
स्टेबिलिटी को चूज नहीं किया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे आता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था, तब मेरा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, सो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। व्हाइल द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन। यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में देयर इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, देयर इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देयर इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Next, the parliamentary system is also known as Westminster model of government. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि लंदन में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन में क्या है? लंदन। लंदन में एक जगह है, उसका नाम है वेस्टमिंस्टर। ठीक है, तो वेस्टमिंस्टर एक जगह है, इज ए प्लेस इन लंदन इन विच ब्रिटिश पार्लियामेंट इज लोकेटेड। तो हम क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को? वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। ठीक है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज किया। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ है? सेंटर में ही नहीं है, स्टेट में भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव। Also, हाँ हेलो, क्या हुआ आप लोग? ठीक है, लेट मी कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। So parliamentary system is also known as Westminster model of government. Responsible government, cabinet, government. Constitution establishes the parliamentary not only at center but also at state. Features क्या parliamentary government का? वहाँ पे nominal head होता है, nominal executive होता है, real executive होता है, there is majority party rule. ठीक है, तो nominal head कौन होता है? Nominal executive क्या होता है? Nominal executive और real. रियल हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल कौन होता है? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, देन देयर इज मेजॉरिटी पार्टी रूल। ये फीचर्स हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देन देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये मैंने बता दिया। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, जो भी मिनिस्टर बनेंगे ही शुड बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। देन देयर इज लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। देन देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। जो अपर हाउस है राज्यसभा, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल। ठीक है, इवन दो the Indian parliamentary system is largely based on British pattern, there are some fundamental differences between two. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तो बेस है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी। ठीक है, लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन पार्लियामेंट इज ऑप्शन में दे देगा इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी, आप बोलोगे हाँ ये तो अपने आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये किसी का फॉरेन कंट्री का इंटरफेयर नहीं है। So you may write that Indian Sir, your Parliament voice sovereign is body. not clear, sir. Indian Parliament is not sovereign body like British Parliament. Why? Because there can be check and balances by executive. Sir, your voice is not clear, sir. So Indian Parliament is not a sovereign body like British Parliament. Indian state has elected head. हमारा जो British Parliament का कौन? रानी। Hello, sir.
वो इलेक्टेड नहीं है, हेरिडेटरी है, लेकिन इंडिया में इलेक्टेड है, इलेक्टेड हेड, दैट इसे क्या कहते हैं, रिपब्लिक। ठीक है, इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी 1950 को से पहले 24 जनवरी 1950 को हमने अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया था, वो वाज द हेड ऑफ रिपब्लिक। और क्या डिफरेंसेस है इंडिया ब्रिटेन में? रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल। Sir, your voice is not clear, sir. ठीक है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कॉमन है वैसे, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया और ब्रिटेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मायने रखता है। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का सिंथेसिस है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कंप्लीटली पार्लियामेंट्री सोवरेन नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिंथेसिस है। इसका मतलब क्या हुआ, जुडिशियरी क्या करते, सुप्रीम कैसे है जुडिशियरी, बिकॉज जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी दैट विल बी जज्ड बाय, दैट विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय जुडिशियरी। और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कैसे, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, बट इट इज नॉट कंप्लीट सोवरेन, सो इट इज सिंथेसिस। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट इज सोवरेन। ठीक है, यहाँ पे क्या सोवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे पास, वी आर डिपेंडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी है। ठीक है, लेकिन प्रिंस तो कहाँ से आया डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये कहाँ से, ये आप लिख सकते हो, इट एसोसिएटेड ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, इट इज एसोसिएटेड विद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अमेरिका से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो डिफरेंस तो है इंडियन सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में। जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, इसका स्कोप जो है जुडिशियल रिव्यू का वो ज्यादा है। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस। सॉरी, तो जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का नैरो है, इट इज नैरोअर देन दैट व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस। ठीक है, तो जैसे अभी हमने कंपैरिजन किया इंडिया और ब्रिटेन का, तो अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और यूएस का। तो हमने अमेरिका से क्या लिया, अमेरिका का जो जुडिशरी सिस्टम हमने अमेरिका से लिया है। तो जुडिशरी जो रिव्यू पावर है, मतलब कोई भी जो लॉ पास करते हैं जिसे रिव्यू किया जाता है, तो रिव्यू पावर कम है सुप्रीम कोर्ट के पास इंडिया में। दूसरा क्या डिफरेंस है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी कंपेयर कर रहे हैं, या फिर हाँ ऐसा क्यों है, बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ब्रिटिश क्या प्रोवाइड करता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल 21 में मेंशन है। दिस वाज द क्वेश्चन asked to me in my interview, what is the difference between due process of law and procedure established against law। ठीक है, तो मैंने तो बता दिया। ठीक है, दिस इज बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, अमेरिकन जो जुडिशरी है उनका जुडिशियल रिव्यू का पावर ज्यादा क्यों है, क्योंकि अमेरिका में मेंशन्ड क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि जब हम फिलोसफी को देखते हैं, ठीक है, जब हम जस्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। जब हम जस्टिस, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखो, पहले ये देखो प्रोसीजर क्या है। जैसे कोई भी लॉ है जो कि फ्रेम किया गया, इफ यू फॉलो एनी लॉ एज पर द प्रोसीजर, इफ वी फ्रेम एनी लॉ एज पर द प्रोसीजर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बट द प्रोसीजर could be against human rights, the procedure should be just, प्रोसीजर भी सही होना चाहिए। अगर प्रोसीजर सही नहीं हुआ तो, जैसे हमने लॉ बना दिया कि इमरजेंसी में आप किसी को भी गोली मार सकते हो, ठीक है, आप जान से मार सकते हो, ठीक है, तो ये एक लॉ है, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बट दिस प्रोसीजर इज नॉट जस्ट, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट या फिर अगेंस्ट नेचुरल राइट।
ठीक है, मतलब दिस इज नॉट जस्ट, ये जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो देयर कम्स इन द पिक्चर व्हाट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, ये हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना एक बार। हाँ हेलो। Sir. अच्छा, अगर बीच में प्रॉब्लम होता है तो आप माइक ऑन करके बोल दिया।